और 12 दिन बाद जगह नई दिल्ली, अशोका होटल। नरेंद्र मोदी की तरफ से निमंत्रण आ रहा है। 18 जुलाई को 24 लोगों को जरूर आना है। कौन है वो 24 लोग जिनको 24 के लिए मिलना है? नरेंद्र मोदी ने दोस्तों की लिस्ट रेडी कर दी है। इस लिस्ट में किसका नाम है, किसका नाम गायब है, ये सब आपको बताएंगे। तारीख आई, अगली लड़ाई 18 जुलाई। ये वो तारीख है जिस दिन पता चल जाएगा कि किसका कुनबा कितना बड़ा है। 24 की लड़ाई में एंटी मोदी मोर्चा और मोदी मोर्चा कहां खड़ा है। एंटी मोदी मोर्चा इसी दिन मोदी के खिलाफ यलगार करेगा और इसी दिन मोदी मोर्चा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, पहले एनडीए विस्तार करेगा। बेंगलुरु में विपक्षी मोर्चे की बैठक 17 और 18 जुलाई को होगी। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में होगी। सोच समझकर तारीख आई है जब एंटी मोदी मोर्चा बेंगलुरु में मोदी के खिलाफ रणनीति बना रहा होगा। उसी वक्त मोदी मोर्चा अपने कुनबे का कैनवास बड़ा कर रहा होगा। मैसेज देने की कोशिश होगी कि 24 में लड़ाई एक तरफा होगी। 18 जुलाई को लेकर टीम मोदी कितनी एक्टिव है उसका अंदाजा इसी बात से लग गया कि छत्तीसगढ़ से लौटे गृहमंत्री अमित शाह सीधे पीएम हाउस पहुंचे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक चल रही है। यहां पर एनडीए विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन विस्तार को लेकर बात हो रही है। एंटी मोदी मोर्चे की दीवार जहां दरकती दिख रही है, वहीं बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इतनी बड़ी लाइन खींच दी जाए जिसको देखकर विपक्षी एकता का दम फूल जाए। माना जा रहा है कि 18 जुलाई को टीम मोदी के साथ नए संभावित साथी जुड़ सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान दिख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, अकाली दल के सुखबीर बादल, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, तेलुगु देशम और बीजेडी को भी बुलाया जाएगा। 18 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन के मामले में अपनी ताकत की नुमाइश करने जा रहे हैं। उस दिन बीजेपी ये दिखाएगी कि सहयोगियों के मामले में भी उसका कुनबा कितना बड़ा है। एनडीए के जो मौजूदा घटक हैं वो तो होंगे ही, एनडीए प्लस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे अन्य दलों के साथ भी लगातार बातचीत चल रही है और उस दिन वो सब एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे। नामों की बात कर लें तो पंजाब से अकाली दल, बिहार से चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, महाराष्ट्र से ऑलरेडी अजीत पवार आ चुके हैं, शिंदे पहले आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वहाँ से ओम प्रकाश राजभर हो या जयंत चौधरी, बहुत सारे नामों को लेकर चर्चाएं चल रही है। बीजेपी के लोगों का ये दावा है कि उस दिन जबरदस्त ताकत दिखेगी। वैसे तो असली तस्वीर 18 जुलाई को दिखाई देगी, लेकिन बुधवार को अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें सुखबीर बादल पार्टी संगठन के लोगों के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग किए थे। बीजेपी के साथ अलायंस को लेकर जब सुखबीर बादल से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे अफवाह करार दिया। उन्होंने बीएसपी के साथ अपना गठबंधन बताया और अलायंस से इनकार किया। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी के साथ ये मीडिया की बातें हैं सारी। लेकिन ये सियासत है, कौन किधर कब चला जाता है। जुबान कुछ और कहती है, दिमाग कुछ और करता है। कौन आएगा कौन नहीं, 18 जुलाई को पता चलेगा। कहानी में ट्विस्ट हर ओर से आ रहे हैं। एंटी मोदी मोर्चा की पूरी स्क्रिप्ट इस वक्त शरद पवार के इर्द गिर्द घूम रही है। शरद पवार एपिसोड से जहां एंटी मोदी मोर्चा की सांसें फूलने लगी, उसी सांस को शरद पवार ने लौटाने की दिल्ली में कोशिश की। सुबह मुंबई से दिल्ली पहुंचे, शक्ति प्रदर्शन किया। उनके साथ बेटी सुप्रिया सुले, उनके समर्थक विधायक जितेंद्र अहवार थे। शरद पवार ने यहाँ कहा कि पावर कम नहीं हुई है, पवार रिटायर नहीं हुआ है। मुझे मालूम नहीं, इस देश में इन्फॉर्मेशन पेपर यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 दिन लगते हैं, कि मुझे मालूम नहीं। ठीक है, जो क्रिया होगा वो चुनाव आयोग इस बारे में तय करे। किसी ने कुछ कहा, मुझे मालूम नहीं। आपको मुझे एक बात पक्की है कि 2019 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। 2019 में 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 2019
दूसरा किसी ने अपने नाम पर स्टेटमेंट दे दिया, कुछ बात कही, तो बात कह सकते हैं, इसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई सच्चाई नहीं। कोई भी कुछ भी चाहते तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं। किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना हो, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी को आदमी चीफ बनना हो, तो चाहते हैं, चाहे मेरी शुभकामनाएं। एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी कितनी इफेक्टिव है ये मुझे मालूम नहीं था। So doesn't arise to stopping. Now I work more effectively. Whether 82 or 92. शरद पवार के लिए ये सेटबैक है, लेकिन एंटी मोदी मोर्चा के लिए उससे बड़ा सेटबैक है। अपना भतीजा गया, लेकिन दूसरा भतीजा सहारा बनकर खड़ा हो गया। राहुल गांधी शरद पवार से मिलने पहुंचे, एश्योर किया कि कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष 100% शरद पवार के साथ है। इस वक्त महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। इधर पवार मोदी खेमे में आए तो शिंदे की नाराज होने की खबर आई, लेकिन शिंदे ने भी अब कह दिया है सब कुछ ठीक ठाक है। अजीत दादा पवार और हमारे साथ आए, उनका हम लोगों ने स्वागत किया है। ये सरकार बहुत मजबूती से काम कर रहा है। 2024 के लोकसभा का चुनाव जो होगा वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में 45 प्लस ये सीटें आएगी। इतनी बड़ी ताकत है और इतने बड़े बड़े काम हम लोगों ने किए हैं। और इसके बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी पूरे थम्पिंग मेजोरिटी से अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा लोग हैं। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक दोनों चुनाव हो गए। इसमें ये तो सब रूमर है, ये अफवाह है। ये इस्तीफा देना, क्या प्रतिक्रिया थी आपके मन में, क्या लगा आपको? अरे कितने हद तक जाना, मैं तो कहूंगा कि उनकी जो पार्टी की हालत है वो हालत को देखना चाहिए उन्होंने। 18 जुलाई को एनडीए का विस्तार होगा, फिर मंत्रिमंडल की बात होगी। इसकी भी तैयारी चल रही है। नड्डा के यहां से कई मंत्रियों को कॉल आई है। निर्मला सीतारमण को जेपी नड्डा ने क्यों बुलाया? अर्जुन राम मेघवाल से नड्डा ने घंटों बातें क्यों की? किरण रिजिजू को नड्डा के दफ्तर से क्यों कॉल आई? ज्योतिरादित्य ने नड्डा से क्यों मांगा अपॉइंटमेंट? प्रहलाद पटेल भी नड्डा के ऑफिस क्यों गए? नरेंद्र सिंह तोमर की नड्डा से मुलाकात हुई, दोनों में क्या बात हुई? एसपीएस बघेल नड्डा के दफ्तर में क्यों नजर आए? पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से बीजेपी हाईकमान एक्टिव है, उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है। बीजेपी के अंदर खाने बड़े बदलाव को लेकर नई नई बातें चल रही हैं। सोशल मीडिया और अखबारों में अटकलों से पन्ना पट गया है। कहा तो ये जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट है। कई मंत्री इधर से उधर हो रहे हैं। एनडीए में नए साथी आ रहे हैं। एमपी, यूपी, गुजरात, राजस्थान में बीजेपी बड़ा सरप्राइज देने वाली है। अब जिस तरह से मंत्रियों, नेताओं की जेपी नड्डा से मुलाकातें हो रही हैं, जिस तरह से अकाली दल, टीडीपी, पुरानी साथियों से बातें चल रही हैं, उसने इन कयासों को और हवा दे दी है। और इन सवालों को भी, क्या मोदी सरकार का चेहरा बदलने वाला है? क्या संगठन में भारी फेरबदल होने जा रहा है? क्या मोदी मोर्चे में नए साथी जोड़े जा रहे हैं? क्या 24 में नई टीम लॉन्च करने जा रहे हैं मोदी? 23 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी चेंजिंग के मूड में है। इसमें कितनी क्यासबाजी है, कितनी सच्चाई है? पहले बात, सबसे पहले सवाल की, क्या मोदी सरकार का चेहरा बदलने जा रहा है? ये सवाल तब उठे जब निर्मला सीतारमण, अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, एसपीएस बघेल की जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कयास लगने लगे कि क्या इनको नई जिम्मेदारी दी जा रही है?
सच क्या है? सच ये सामने आया। सबसे पहले बात निर्मला सीतारमण की। बदलाव की आंच निर्मला सीतारमण पर नहीं आएगी। वो वित्त मंत्री बनी रहेंगी। ना तो उनका मंत्रालय बदलेगा, ना ही उन्हें मोदी कैबिनेट से बाहर किया जाएगा। तो फिर नड्डा से क्यों मिलने गई थी निर्मला सीतारमण? उसकी इनसाइड स्टोरी भी सामने आई है। निर्मला सीतारमण संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए नड्डा के पास गई थी। नड्डा और निर्मला के बीच झारखंड में पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। झारखंड में बीजेपी कैडर में कुछ बदलाव करना चाहती है। इसमें निर्मला सीतारमण का अलग ओपिनियन था, उसको लेकर वो नड्डा से मिली थी। इस बीच खबर ये भी है कि निर्मला सीतारमण के मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो झारखंड में बीजेपी के लिए काम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने बीजेपी मुख्यालय गई थी। सबसे पहली बात, निर्मला सीतारमण को मिलने के लिए बुलाया नहीं गया था, बल्कि खुद निर्मला ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के लिए समय मांगा था और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें समय दिया। जो बातचीत हुई वो बातचीत पूरी तरह से चुनाव और संगठन के कार्यक्रम के केंद्रित ही रही। इसके अलावा चलते चलते वित्त मंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष को ये भी बताया कि वित्त मंत्रालय में जो उनका ओएसडी है उसने इस्तीफा दे दिया है और अब झारखंड के बीजेपी संगठन में काम करने के लिए जा रहा है। ये महज एक औपचारिक सूचना थी। नड्डा से मुलाकात करने वालों में मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर भी थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर ने जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकातें की। जिसके बाद यहाँ भी कयास लगने लगा कि क्या इनका मंत्रिमंडल चेंज हो रहा है या फिर इन्हें संगठन में भेजा जा रहा है। सच क्या है? जो बातें सामने आई उससे तो एक बात क्लियर हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी कैबिनेट में बने रहेंगे। उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर नहीं किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नड्डा ने नहीं बुलाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद समय मांगा था। नड्डा ने शाम 7 बजे का समय दिया था। समय मांगने के पीछे वजह सियासी थी। जिस तरह से ग्वालियर इलाके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, उसको लेकर वो नड्डा से मिलने पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य ने बीजेपी विरोध में वहां कैडर खड़ा किया था। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए हैं, उसके बाद से उस कैडर को बीजेपी से जोड़ना चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का वहां पुराना अपना कैडर मौजूद है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पॉलिटिकल सिचुएशन पर डिस्कस करने गए थे। जब भी टिकट बंटवारा हो तो इस बात का ख्याल रखा जाए ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नुकसान से बचा जा सके। ये बात कहना मुश्किल है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी का ही डर है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान हर वोट को मैनेज करने में लगे हैं। जिस तरह से शिवराज ने पेशाब कांड के दोषी पर एक्शन लिया, पीड़ित आदिवासी दशमत के सुदामा बन गए, कुर्सी पर बिठाया, खुद जमीन पर बैठकर पांव पखारा, टीका किया, चादर पहनाई, उससे तो यही लगता है कि शिवराज कोई चूक नहीं करना चाहते। इस तस्वीर के दो पहलू हैं। जितना इमोशनल है उससे कहीं ज्यादा पॉलिटिकल है। पहले शिवराज सिंह चौहान को सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि ये पॉलिटिकल क्यों है। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के। मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। जो मकान है वो पुश्तैनी है, पूरा बन गया कि नहीं बना? पूरा सर पूरा दीवार बाकी, तो उसको कर लेते हैं, फिर घर अच्छे से बनवा लेते हैं। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, और कोई बात। मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीब ही भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए है ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। दरअसल मामला आदिवासी वोट का है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बाजी पलट गई थी। मध्य प्रदेश की 47 ट्राइबल रिजर्व सीटों में से 31 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी को सिर्फ 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 15 साल के सत्ता सुख के बाद
विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हम ये मामला उठाएंगे, उठाने की क्या आवश्यकता है, पूरा देश देख रहा है। ये तो राष्ट्रीय एक खबर बनी है। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और शिवराज सिंह जी जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास कहीं नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 27 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर बहुत सीरियस है। न तो वो राज्य में कुर्सी गंवाना चाहती है और न ही जीती हुई 28 सीट को लेकर कोई समझौता करना चाहती है। इसीलिए चुनाव से पहले वो मध्य प्रदेश के संगठन में भी बदलाव चाहती है। जब प्रहलाद पटेल को नड्डा ने बुलाया तो इसी बात के कयास लगने लगे कि क्या मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को लाया जा रहा है। खबर ये आई कि प्रहलाद पटेल से ओवरऑल मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल सिचुएशन जानने का ओपिनियन लिया गया। जहां तक रही बात प्रहलाद पटेल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनने की, तो इसमें कई पेच हैं। प्रहलाद पटेल लोधी राजपूत समुदाय से आते हैं, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में आता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किरार समुदाय से आते हैं, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी के तौर पर दर्ज है। ऐसे में बीजेपी के लिए ये थोड़ा मुश्किल है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों ओबीसी कैटेगरी के शख्स को दी जाए। वहीं इन समीकरणों के बीच प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तकरीबन 6% वोटर ब्राह्मणों के या कहे तो सवर्णों के हैं, जिन्हें इस वक्त एन चुनावी बेला में नाराज करना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। ग्वालियर चंबल में सवर्णों की नाराजगी के चलते बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा था। दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के तौर पर केंद्र में खुश हैं। ऐसे में किसी ठाकुर को भी अध्यक्ष बनाया जाना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। बहरहाल ये सब पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी प्रदेश के संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है और इस पर मंथन भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की तरह यूपी में भी 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव दिख सकता है। यूपी में 80 की बात है, यहाँ भी कई कयास हैं। बीजेपी को यूपी से 100% गारंटी की आस है। अब तक राधा मोहन सिंह को यूपी की जिम्मेदारी थी, लेकिन राधा मोहन सिंह को मोतिहारी में चुनाव लड़ना है, इसीलिए राधा मोहन सिंह को हटाया जा सकता है। राधा मोहन सिंह के काम की मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक में कार्यकर्ता का मतलब राधा मोहन सिंह मोदी ने बताया था। यूपी में जो भी आएगा राधा मोहन सिंह जैसी क्षमता वाला ही व्यक्ति आएगा, जो 80 सीट की गारंटी लाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत का अपना टारगेट सेट कर रखा है। न सिर्फ टारगेट सेट कर रखा है, बल्कि उसके हिसाब से रणनीति भी बनाई जा रही है, फेरबदल भी किया जा रहा है। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में आगे आने वाले दिनों में जो बदलाव होगा, उसमें भी यूपी की झलक दिखेगी। केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार जब भी होगा, यूपी के जो मौजूदा चेहरे हैं, उनमें से कुछ कम प्रभावी चेहरों को ड्रॉप किया जाएगा। 3 से 4 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। उसके बाद यूपी में योगी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा। सबसे बड़ी बात, यूपी के लिहाज से भी गठबंधन पर पूरा फोकस है और नजरें ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी पर टिकी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।